हेलो दोस्तों, डर की रात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए कुछ खौफनाक और डरावनी कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। तो अपने हेडफोन्स लगाइए और मज़े लीजिए। मेरा नाम रोहित है। एक बार मैं अपने मामा के घर गया हुआ था। दरअसल वहाँ मेरी मौसी की शादी थी और वैसे भी मैं वहाँ अक्सर जाया करता था। पर हर बार वो एक ही बात मैं बार बार पूछता था कि ऊपर छत का कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है। तो मुझे जवाब में एक ही बात सुनने को मिलती कि वो स्टोर रूम है, इसलिए बंद रहता है। घर में खुशी का माहौल था। अक्सर शादी ब्याह में घर पर कई रिश्तेदार आ जाते हैं, तो उनके सोने की व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। तो पहली रात मैंने जैसे तैसे नीचे गुजार ली, लेकिन मेरा मन तो वहीं था, उस ऊपर वाले कमरे में। अगर ऊपर का कमरा खुला होता तो अपने दोस्तों के साथ ऊपर सो जाता। यही सब मैं सोच रहा था। दूसरे दिन मामा को घर से बाहर जाना पड़ा, तो मैंने चुपचाप मामी से चाबी यह कहकर ले ली कि मामा ने ही कहा है कि वहाँ कुछ सामान है जो निकालना है। मामी इतनी बिजी थी कि काम के चक्कर में भूल गई और उन्होंने चाबी मुझे दे दी। मैं चाबी लेकर खुश तो बहुत था, पर यह नहीं जानता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं जल्दी से ऊपर गया और कमरे का दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर तो कुछ भी नहीं था। बस एक चारपाई रखी थी और पूरा कमरा बाहर के मुताबिक हल्का ठंडा था, जबकि बाहर तेज धूप थी। मैं अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन उसी कमरे में रहा। कई बार मेरे दोस्तों ने कहा कि खिड़की बार बार अपने आप बंद क्यों हो जाती है, तो मैंने कहा कि शायद हवा से हो रही होगी। और धीरे धीरे रात घिरने लगी। मैं थोड़ी देर के लिए नीचे गया, यह चेक करने के लिए कि मामा को पता तो नहीं चल गया है, पर मामा तो रिश्तेदारों के पीछे लगे हुए थे। मैं चुपचाप कमरे में जाकर लेट गया और तब तक मेरे दोस्तों को भी नींद आ गई थी। पर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी चादर खींची हो। मैंने नींद में ही चादर ऊपर खींच ली। मैं जानता था शायद मेरे दोस्त मेरे साथ खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। मैं चुपचाप लेट गया, ये बोलकर कि कोई परेशान मत करो वरना मामा आ जाएंगे। थोड़ी देर सब शांत रहा और अचानक फिर से मेरी किसी ने चादर खींची और इस बार किसी ने मेरे पैरों की उंगलियों को जोर से दबा दिया। मैं बोलता रहा कि मत करो प्लीज, सोने दो यार। लेकिन तभी एक सफ़ेद परछाई मेरे मुंह के सामने आ गई और मैं ज़ोर से चिल्लाया। तभी मेरे दोस्तों ने मुझे उठाया और बोलने लगे, क्या हुआ रोहित? मेरे पूरे चेहरे पर पसीना था। मैं डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी अचानक मामा ऊपर आ गए और हम सबको नीचे ले गए और मुझे पानी पिलाकर प्यार से पूछा। और जब मैंने बताया तो सारे रिश्तेदार डर गए। फिर मामा ने बताया कि उस कमरे में एक किराएदार रहता था जिसने फांसी लगा ली थी, पर वो आदमी बुरा नहीं था, बस चुपचाप रहता था, इसलिए शायद आज तक उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये किस्सा हमारे साथ भी हो चुका है, इसलिए हमने वहाँ आज तक ताला लगाया हुआ था ताकि किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। दोस्तों, उसके बाद मामा ने शादी हो जाने के बाद रिश्तेदारों के कहने पर वो कमरा तोड़वा दिया और उसका सारा मलबा शमशान में फेंकवा दिया। तब से वहाँ सब ठीक है। मेरा नाम मयूर है और मैं आसाम का रहने वाला हूँ। बात 2016 की है, जब मैं दिल्ली से इंजीनियरिंग कर रहा था। मुझे याद है मैं आसाम गया हुआ था कुछ दिनों के लिए, लेकिन उन दिनों में ही मेरी स्टडी थोड़ी पीछे रह गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी ही चलते हैं। आसाम में कुछ दिन रुकने के कारण मेरी स्टडी थोड़ा पीछे हो गई थी, इसलिए अब मुझे जल्दी से जल्दी दिल्ली जाना था। लेकिन तब तक होली की छुट्टियां भी आ गई थी। मैंने सोचा कि मेरी स्टडी बहुत पीछे हो गई है, इसलिए मुझे जल्दी जाना चाहिए। होली पर मैं इसलिए जा रहा था क्योंकि आसाम साइड में इतना होली का क्रेज़ नहीं है जितना कि उत्तर भारत में होता है। जैसा कि आसाम में बिहू जैसे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, उसी तरह यूपी और बिहार साइड में होली दीपावली बहुत अच्छे से मनाई जाती है। फिर अगली सुबह मैं ट्रेन से दिल्ली के लिए निकल गया और शाम के 6 बजे तक मैं दिल्ली पहुंच चुका था। हॉस्टल पहुंचते ही वहां का वॉचमैन मुझे देखकर अचानक से चौंक गया। उसने कहा कि होली की तो छुट्टियां चल रही हैं, फिर तुम यहाँ कैसे आ गए? तुमको अपने घर में ही रहना चाहिए था ना। वो थोड़ा अजीब तरीके से मुझे देख रहा था। मैंने कहा कि वॉचमैन अंकल, मेरी स्टडी थोड़ा पीछे हो गई है, इसलिए
मैं यहाँ चला आया। फिर मैंने अपना आई कार्ड दिखाया और हॉस्टल के अंदर चला गया। हॉस्टल के अंदर जाते हुए ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ पर पहली बार आया हूँ। हॉस्टल में पूरा सन्नाटा था, वहाँ पर कोई नहीं था सिर्फ मेरे अलावा। मैं कॉरिडोर में चल रहा था, मेरे पैरों की आवाज़ पूरे हॉस्टल में जैसे गूंज रही हो। फिर मैं अपने कमरे तक पहुँचा और थोड़ी देर के लिए मैं लेट गया, क्योंकि मैं सफ़र से बहुत ज़्यादा थक चुका था। लेटे लेटे मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। मैं नींद में ही था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। ऐसा लग रहा था कि कोई भारी चीज़ मेरे सीने पर बैठी हो। मेरा शरीर बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था और मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। मैं हॉस्टल में इतने समय से था, लेकिन ये मेरे साथ पहली बार हो रहा था। मैंने नींद में ही देखा कि मेरे सामने 2 परछाइयाँ खड़ी हुई थी और वो मुझे ही देखे जा रही थी। मुझे वो झुक कर घूर रही थी, बिल्कुल अजीब तरीके से मुझे वो देख रही थी। और मैंने नींद में ही भगवान का नाम लिया। अगले ही पल मेरे शरीर पर कंट्रोल हो गया था और मैं तुरंत उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। कमरे की लाइट जल रही थी और सामने देखा तो डोर अभी भी बंद था। ये कुछ ही देर में जो कुछ भी हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या था। खैर, मुझे लगा शायद मैं ज़्यादा थक गया हूँ, शायद इसलिए हुआ हो। मैं तुरंत फ्रेश होकर बाहर चला गया कुछ खाने पीने के लिए। बाहर से मैं खाना पीना खाकर आ ही रहा था, तभी मुझे फिर से वो वॉचमैन अंकल मिले। उन्होंने मुझसे पूछा, सब ठीक है ना? अकेले रहने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही तुम्हें? मैंने कहा नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वॉचमैन अंकल ने कहा, होली का टाइम चल रहा है, इसलिए स्टाफ में यहाँ कोई नहीं है और तुमको अकेले ही रहना होगा। और जाते जाते मैंने उन वॉचमैन अंकल का नंबर ले लिया और फिर से अपने रूम में चला आया। रूम में आकर करीब 10 बज चुके थे। अब रूम में आकर थोड़ी देर मैंने फ़ोन चलाया, फिर मैं पढ़ाई करने लगा। मैंने अपनी बुक्स रखी, लाइट बंद की और लेट गया। मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। रात के करीब 1 बजे मेरे साथ फिर से वही हुआ जैसा कि आने के बाद जब मैं लेटा था तब हुआ था। मेरा शरीर एकदम भारी भारी सा था। ऐसा लग रहा था कोई बहुत भारी चीज़ मेरे शरीर पर बैठ गई हो। और अगले ही पल ठीक उसी तरह मेरे शरीर पर मेरा कंट्रोल आ गया और फिर से मैं उठकर बैठ गया। लेकिन इस बार मुझे नींद में या सपने में कोई परछाई नहीं दिखी, जैसे कि शाम के वक्त मुझे दिखी थी। मैं फिर से लेटने जा ही रहा था, तभी ऐसा लगा कि कॉरिडोर में कोई चल रहा है। उसके कदमों की आवाज़ मेरे डोर के सामने रुक गई है। मैं धीरे से उठा और दबे पांव डोर तक पहुंचा। डोर के पास पहुंचने पर मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई फुसफुसा रहा है, जैसे कि कोई धीरे धीरे बात करता है। कुछ ऐसी आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। बाहर निकलने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन मुझे इतना तो समझ आ गया था कि ये कोई इंसान तो नहीं है। अगर वॉचमैन अंकल होते तो दरवाज़ा खटखटाते, ऐसे फुसफुसाते नहीं डोर के सामने। फिर वो पूरी रात मेरे कमरे की लाइट जली रही और जैसे तैसे मैंने वो रात काटी। फिर अगली सुबह मैं उन वॉचमैन अंकल से मिला। उन्होंने कहा, जिस जगह पर बहुत ज़्यादा सुनसान और सन्नाटा हो जाता है, तब ऐसी जगहों पर नकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाती है। मतलब कि तुमको भले ही वो नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन अपनी मौजूदगी का वो एहसास करा ही देती हैं। खैर, मेरी बातों पर उन वॉचमैन अंकल को यकीन हो गया था। फिर होली वाली रात मैं उन वॉचमैन अंकल के कमरे में ही सो गया था और होली के अगले दिन कुछ स्टूडेंट्स आने लगे थे और उस रात से मैं अपने हॉस्टल वाले रूम में सोने लगा। हो सकता है आपको ये कहानी डरावनी ना लगे, लेकिन जिसके साथ बीतती है वही जानता है। मेरा नाम मौमिता है और मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। बचपन से ही मेरे साथ कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होती रही हैं। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में जानकारी होती गई। जैसे कि रात में सोने के लिए लेटे हों तो छत पर नॉर्थ से साउथ की तरफ जैसे कोई भाग कर गया हो, और ये हमेशा सही होता रहा है। कभी बैठे बैठे पढ़ाई करते समय नज़र के कोने से कुछ दिखना और जैसे ही उस तरफ नज़र घुमाना
तो वहाँ पर कुछ नहीं होता। और कभी कभी जैसे स्लीप पैरालिसिस होता हो, स्लीप पैरालिसिस के समय जैसे लग रहा है कोई छूने की कोशिश कर रहा है या फिर अपनी मौजूदगी का कोई एहसास करा रहा है, जैसे कोई परछाई आसपास खड़ी हो। इस तरह की घटनाएं मेरे साथ हमेशा से होती रही हैं। उस समय मैं 12th क्लास में थी और मेरा भाई 9th क्लास में था। उस समय मेरे पापा मम्मी को बंगाल में ही जलपाईगुड़ी जाना था। हमारे कुछ वहाँ पर रिश्तेदार थे जो कि बहुत बीमार हो गए थे और उनको देखने जाना था। और पापा मम्मी हमसे कह कर गए थे कि वो 3-4 दिन बाद ही वापस आएंगे। उस रात मैं गहरी नींद में सो रही थी। अचानक से मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ। ऐसा लग रहा था मेरे ऊपर बहुत भारी चीज़ रखी गई है। मैं बिल्कुल उठ ही नहीं पा रही थी और ना ही बोल पा रही थी। बस मैं मन ही मन भगवान को याद कर रही थी। फिर अचानक से जैसे मेरी नींद खुली तो जो मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरा भाई हवा में लटका हुआ था जो कि मेरे बगल में ही सोया था। वो देखकर मेरी बहुत ज़ोर से चीख निकल गई। मेरे चीखते ही वो नीचे बेड पर गिर गया। लेकिन मेरे भाई को कुछ भी याद नहीं था। वो जैसे ही नीचे गिरा उसकी भी नींद खुल गई। मेरा भाई ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि उसे क्या हो गया था। कैसे भी करके उस रात मैंने अपने भाई को चुप कराया और जैसे तैसे वो रात हमने काटी। अगली सुबह हमने ये बात अपने मम्मी पापा को फ़ोन पर बताई तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। खैर वो अगले दिन रात 8 बजे तक आ चुके थे। मैंने उनसे पूरी बात बताई। पापा मम्मी को मेरी बात पर विश्वास हो गया था क्योंकि पापा मम्मी भूत प्रेत और नेगेटिव एनर्जी पर विश्वास करते थे। इसलिए अगले दिन उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया और घर का शुद्धिकरण करवाया, घर में पूजा करवाई। उन पंडित जी ने बताया कि मैं पैदल कहीं रोड पर जा रही थी और किसी चौराहे पर मटकी पर मेरा पैर लग गया था। उसमें जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वो मेरे साथ चली आई थी। इसलिए मेरे घर में अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी थी। मेरा नाम आकाश है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ उसको याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बात ऐसी है, हमारे खेत में गन्ने की फसल लगी हुई थी। फसल को बचाने के लिए मेरे पापा रोज़ खेत में जाते थे। हमारे खेत में एक छोटा सा कमरा भी बना हुआ था। अगर रात में रुकना होता था तो उसी कमरे में सो जाते थे या फिर उस कमरे की छत पर चले जाते थे। मेरे पापा का डेली का यही रूटीन था। और एक बार मेरे पापा की बहुत तबीयत खराब हो गई और वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। अब खेत में गन्ने की रखवाली करने की जिम्मेदारी मेरी थी क्योंकि अब पापा बीमार थे, इसलिए वो घर पर ही थे। मेरे गन्ने के खेत मेरे घर से बहुत दूर नहीं थे, इसलिए मैं अपने 3 कुत्तों को लेकर पैदल ही जा रहा था। रात को करीब 10 बजे मैं अपने खेत पहुंच चुका था और उन तीनों कुत्तों को उस कमरे के बाहर मैंने बांध दिया और खेत के आसपास टहलने लगा। साथ ही साथ मैं टॉर्च से गन्ने के आसपास देख भी रहा था कि कहीं कोई है तो नहीं। फिर थोड़ी देर बाद मेरी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया और मैं फ़ोन पर बात करने लगा। बात करते करते मैं खेत का चक्कर लगा रहा था। मुझे याद ही नहीं था कि मैं कितना ज़्यादा टहल चुका था। तभी मेरे टॉर्च की रोशनी खेत के आखिरी छोर पर पड़ी तो मुझे एक अजीब सी परछाई दिखी। टॉर्च की रोशनी सिर्फ 1-2 सेकंड्स के लिए पड़ी थी। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने क्या देखा था। वो परछाई किसी औरत की थी या फिर ये कहूँ कि वो एक चुड़ैली थी। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद था। उसकी दोनों आंखें एकदम काली थी, गड्ढों की तरह। और ये सब देखकर मैं तेज़ी से अपने कमरे की तरफ भागा और भागकर मैंने कमरे को अंदर से बंद कर लिया। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़कने लगा था जैसे लगा कि वो भटके बाहर आ जाएगा। मैं अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगा था। ज़ोर ज़ोर से मैं बस भगवान का नाम ही लिया जा रहा था कि ये रात कैसे भी कट जाए। तभी मैंने सुना कि मेरे तीनों कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे। वो तीनों कुत्ते बंधे हुए थे, वो ज़ोर ज़ोर से भौंके ही जा रहे थे। मैं समझ गया था कि वो कुत्ते उस चुड़ैल पर ही भौंक रहे हैं। बाहर निकलने की या झांकने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर मैं उस कमरे के
एक कोने में चुपचाप बैठ गया और तभी एक कुत्ते की चिल्लाने की आवाज़ आई। जैसे लगा कि कोई उसको बहुत बेरहमी से मार रहा हो। और फिर कुछ देर बाद उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर अगली सुबह मैंने देखा कि वो तीनों कुत्ते बाहर मरे पड़े थे। उन तीनों के गर्दन में छोटे छोटे निशान बने हुए थे। वो तीनों कुत्ते इतने मोटे और लंबे थे कि कोई जानवर इतनी जल्दी उन पर काबू तो नहीं कर पाता। लेकिन मैं समझ गया था कि उन तीनों कुत्तों के साथ क्या हुआ है। उन कुत्तों के साथ मेरा बहुत अटैचमेंट था, इसलिए उनके मरने के बाद मैं बहुत रोया। फिर कुछ समय बाद मैंने 3 और कुत्ते पाल लिए। अब वो तीनों कुत्ते अब बड़े और मोटे हो गए हैं, वैसे ही जैसे वो तीनों थे। लेकिन अब मैं उन कुत्तों को अपने खेत कभी नहीं ले जाता हूँ। उस घटना को जब भी याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।